हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इंग्लिश भाई अतुल सर पर स्वागत है। सब कुछ ओके है? फटाफट मैसेज के माध्यम से बताएं। सब कुछ ओके है तो मैसेज के माध्यम से, तुरंत कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपका ये जो सेशन होने वाला है इसका आपको हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, आप सभी लोगों का, जितने भी लोग इस क्लास में जुड़ रहे हैं, उन सभी लोगों का इंग्लिश भाई अतुल सर पर स्वागत है। आप सभी लोगों को आज एक खबर यह भी देनी है कि अब आप हमें टीचमेंट में भी फॉलो कर सकते हैं। वहां से भी आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सभी को प्रणाम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जितने भी छात्र जुड़ रहे हैं, चाहे वो नए छात्र हों या पुराने छात्र हों, आप सभी लोगों को यह मालूम है कि यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने पर सेशन के सारे नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलेगी, जिससे कि हम डे बाय डे जिस कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे थे वो सारे कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे हमारे जितने भी बच्चे जुड़े हैं उनमें एक आत्मविश्वास आ रहा है कि अब अंग्रेजी उनके लिए बड़ा ही आसान समझ में आ रहा है। बिल्कुल अनिरुद्ध। चलिए, आज का सेशन स्ट्रॉन्ग तरीके से फिर से स्टार्ट करते हैं, पूरे एनर्जी के साथ में, क्योंकि इस ठंड में जब हम लोग इस तपस्या में लगे हैं तो आज फिर से हम कुछ प्राप्त करें इस सेशन के माध्यम से। तो सेशन स्टार्ट हो उसके पहले आप सभी को केवल एक चीज बताना है कि कल हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, वर्ब का कॉन्सेप्ट, उसमें हम लोगों ने क्या क्या जाना है। कल हम लोगों ने क्या क्या जाना था फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत में, हम आज वर्ब की सेकंड पार्ट में आए हैं। तो हम लोगों ने कल क्या क्या सीखा था, जो भी बच्चे कल का सेशन नहीं देख पाए हैं वह अब यूट्यूब चैनल के पर इंग्लिश बाय अतुल सर पर देख सकते हैं। उसके नीचे, हर एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक होता है। आप उस लिंक से सीधे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। चलिए, फाइनाइट हो गया, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हो गया, और फटाफट आंसर करें। तो चलिए, एक बात तो क्लियर हो गई कि हम लोगों ने फाइनाइट जाना था। दूसरी चीज हम लोगों ने इनफाइनाइट को भी जाना था। तीसरी चीज हम लोगों ने ट्रांजिटिव जाना था। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। फिर हम लोगों ने इनट्रांजिटिव वर्ब को भी सीख लिया था। आज जिन वर्ब्स के, और चूंकि कल बहुत सारे नाम हम लोगों ने, बिल्कुल आकाश, कल बहुत सारे वर्ब्स के नाम हम लोगों ने जाने थे। आज उन सारे वर्ब्स का क्या एक्शन होता है, वो किस पोजीशन में किस तरीके से उनके नामकरण हुए हैं,
सारी चीज हम लोग बारी बारी से सीख रहे हैं। आज हम लोग जानेंगे कि लिंकिंग क्या है। पहला कॉन्सेप्ट आज के सेशन का होगा, व्हाट इज लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब के बारे में जिन जिन छात्रों को ऑफलाइन में मैंने दिया है वो बताएं कि व्हाट इज लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब क्या है। आई एम वेटिंग स्टूडेंट्स। मतलब जोड़ना, मतलब नहीं जानना है बेटा। सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट नहीं पता है, ठीक, जोड़ती है, ठीक, बढ़िया है। चलिए क्लियर करते हैं कि व्हाट इज लिंकिंग वर्ब। आज का सेशन भी यहीं से स्टार्ट होगा। हम लोग सीखेंगे लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को हम हिंदी में जानते हैं संयोजक क्रिया। और संयोजक शब्द से यह क्लियर होता है कि यह हमको जोड़ने का कार्य करती है। ये ऐसे वर्ब जो होते हैं वो जोड़ने का कार्य करती है। ये तो हो गई किताब की भाषा। हम लोग कैसे जानेंगे कि लिंकिंग वर्ब है? तो आप सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर लीजिए कि ऑर्डर हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का है। हर एक सेंटेंस का जो ऑर्डर होता है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का होता है। तो हम लोगों ने सब्जेक्ट पर सीख लिया है कि सब्जेक्ट की जगह पे नाउन या प्रोनाउन, ये दो बंदे ही आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट स्टार्ट है वर्ब का। वर्ब के अंतर्गत में हमने ये 4 वर्ब सीख लिए थे और ये हम लिंकिंग वर्ब की आज शुरुआत कर रहे हैं। तो वर्ब के बारे में जो यहाँ लिंकिंग वर्ब है उसको एक बात से आप केवल क्लियर कर सकते हैं कि ऐसे वर्ब आप ऐसा लिख सकते हैं कि वे वर्ब वर्ब प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब, ये फार्मूला आपके माइंड में सेट होना चाहिए। अगर वर्ब के बाद नाउन आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए और एडवर्ब आ जाए तो यहां यह वर्ब तुरंत लिंकिंग वर्ब कहलाए। एक बार फिर से क्लियर कर लें, वर्ब के बाद तुरंत यदि नाउन आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए या एडवर्ब आ जाए तो यह वर्ब तुरंत क्या कहलाएगी? लिंकिंग कहलाएगी। अब एग्जाम्पल से इसको आप समझें और एक किताब की भाषा यह भी ध्यान रखेंगे, ये नाउन एडजेक्टिव और ये एडवर्ब ये किताब की भाषा में कॉम्प्लीमेंट कहे जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स। किताब की भाषा क्या कहती है? कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स। लेकिन ध्यान आपको क्या देना है कि वर्ब के बाद नाउन आ जाए, वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ जाए, वर्ब के बाद एडवर्ब आ जाए तो यह तुरंत यह वर्ब लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। अब एग्जाम्पल से इसको क्लियर करें। मैंने लिखा राम इज डॉक्टर। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? पूरक शब्द। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? पूरक शब्द। ये भी क्लियर करते चले। राम इज डॉक्टर। अब इसमें वर्ब कहां है? क्लियर करिए, इसमें वर्ब क्या है? इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? तुरंत आप बताएं। शाबाश। इस सेंटेंस में हमारा जो वर्ब है वो क्या है? इज है। अब इस वर्ब के बाद क्या आना चाहिए? या तो नाउन आ जाए, या तो एडजेक्टिव आ जाए, या तो एडवर्ब आ जाए। तो वर्ब हमारा इज है। इज के बाद क्या आया है? नाउन आया है।
अब यहां हमने आपको क्लियर किया था कि वर्ब के बाद नाउन आ जाए या एडजेक्टिव आ जाए या एडवर्ब आ जाए, वह तुरंत वर्ब क्या कहलाएगी? लिंकिंग कहलाएगी। तो यहां ये समय यह इज जो है वो किस कैटेगरी में आएगी, किस नाम से कही जाएगी? आप अब बताएं। बिल्कुल, बिल्कुल लिंकिंग कही जाएगी। ये तो आपको थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से आपको मैंने क्लियर किया। एक चीज और यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, किताब की भाषा। यहां कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? पूरक शब्द। पूरक का मतलब क्या होता है? पूरक का मतलब, जैसे आप ये कहते हैं देसी भाषा में, गांव की भाषा में आप कह सकते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। मतलब जिधर आपका सिक्का फ्रंट पर जो सामने है दिखाई पड़ रहा है, वही पीछे भी दिखाई पड़ रहा है। जी अनमोल, लेकिन ये थोड़ा सा किताब की जो भाषा होती है वो जल्दी से समझ नहीं आती। आप गांव की भाषा में, व्यवहारिक भाषा में आप समझिए कि एक सिक्के के दो पहलू है, तो फ्रंट पे जो है वही बैक में। अब इसका मतलब क्या है यह भी समझ लीजिए। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूं इस सेंटेंस को लेकर। बताइए डॉक्टर इसमें कौन है? इस सेंटेंस में डॉक्टर कौन है? बिल्कुल। अब आपका एकदम राइट आंसर है, राम इसमें डॉक्टर है। डॉक्टर कौन है? राम है। अच्छा, राम क्या है? राम क्या है? बिल्कुल, अंशिका का उत्तर आया। राम क्या है? डॉक्टर है। डॉक्टर कौन था? राम था। और राम क्या है? डॉक्टर है। ये एक दूसरे के पूरक है कि नहीं है? अब क्लियर करिए, ये एक दूसरे के पूरक है कि नहीं है? बिल्कुल। अगला एग्जांपल फिर से क्लियर करते हैं। अब अगला सेंटेंस कह रहा है आई एम इंटेलिजेंट। अब यहां वर्ब क्या है? अब यहां वर्ब क्या है? फटाफट बताएं। बिल्कुल, अब बिल्कुल आप सही, आपका उत्तर आ रहा है। इसमें जो आपका वर्ब है वो एम है। अब एम के बाद उसकी विशेषता प्रकट करने वाला शब्द आया है, तो इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। तो ये इसके बाद क्या आया है? एडजेक्टिव आया है। इसके बाद क्या आया है? एडजेक्टिव आया है। अगर वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ रहा है तो यह वर्ब क्या कहलाएगी? आप बताएं। अगर वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ रहा है तो वर्ब क्या कहलाएगी? बिल्कुल जिद्दी। अब यहां चूंकि हमने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि वर्ब के बाद नाउन आ जाए या एडजेक्टिव आ जाए या एडवर्ब आ जाए, तो वह वर्ब तुरंत लिंकिंग वर्ब कही जाती है। अब यहां पहले सेंटेंस में एक नाउन से मैंने एग्जांपल दिया, दूसरे सेंटेंस में एक एडजेक्टिव से एग्जांपल दिया। अब इसमें एक चीज बताइए कि आई जो है, जो मैं है, वो क्या है? जो ये सब्जेक्ट है इस समय, ये क्या है? इंटेलिजेंट है। ध्रुव का उत्तर आया इंटेलिजेंट है। और इंटेलिजेंट कौन है भैया? आई है। बिल्कुल। तो अब ये आई और ये इंटेलिजेंट एक दूसरे के पूरक है कि नहीं है? बिल्कुल जिद्दी। तो ये ध्यान में आप रखेंगे कि जब वर्ब के बाद एक नाउन आ जाए या एक एडजेक्टिव आ जाए या एक एडवर्ब आ जाए,
तो ऐसा वर्ब जो होता है वो लिंकिंग कहा जाता है। और ध्यान में रखेंगे, किताब की भाषा में इसे कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स अर्थात पूरक शब्द बोलते हैं। पूरक का मतलब यही होता है कि जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट है, एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक ही अर्थ में माने जाएंगे। क्लियर? फटाफट बताइए, क्लियर? अब ध्यान में रखेंगे तो भैया अब ये बात तो क्लियर हो गई कि लिंकिंग कैसे होगी, कैसे वर्ब लिंकिंग कहे जाएंगे। लेकिन ध्यान में आपको रखना है कि इनकी संख्या इज, एम, आर, ये हमारे प्रेजेंट में, वाज और वर ये हमारे पास्ट में होते हैं। अर्थात यह भी तीन, यह दो और यह तीन, टोटल 5 लिंकिंग वर्ब आपके प्रेजेंट और पास्ट की घटना को कंप्लीट करते हैं। इज दैट क्लियर? लिंकिंग के बारे में किसी को कोई डाउट हो तुरंत क्वेश्चन करें। आज से लिंकिंग वर्ब का कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। लिंकिंग कब होगा? जब वर्ब के बाद सीधे नाउन आए या एडजेक्टिव आए या एडवर्ब आए तो वह वर्ब तुरंत लिंकिंग वर्ब कही जाएगी। और लिंकिंग का मतलब भाषा के रूप में, सॉरी, किताब के रूप में इसे हम किताबी भाषा में पूरक शब्द कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। तो किताब की भाषा में एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जब नाउन आता है तो नाउन कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, जब एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, और जब एडवर्ब आता है तो वो एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। नाउन आएगा तो नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव आया तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और एडवर्ब आया तो एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा। ओके अभिषेक, चलिए, लिंकिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब लिंकिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। आर यू रेडी? ऑक्सिलरी क्या है, आज ऑक्सिलरी भी जानेंगे। रेडी? कितने लोग बिना कॉपी और पेन के बैठे हैं वो भी अटेंडेंस करें। अगर आप बिना कॉपी पेन के बैठे हैं तो निश्चित तौर पे ध्यान में रखें कि आप केवल एक छोटी सी फिल्म देख रहे हैं जिसको थोड़ी देर बाद ही आप भूलने वाले हैं। और ऐसे बच्चे अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में तो नहीं आए। अच्छा स्टूडेंट वही है जैसे आप क्लास में होते हैं उसी तरह पूरी तन्मयता के साथ में हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए, जिससे कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो फटाफट आप नोट करें। चलिए अब हम चलते हैं ऑक्सिलरी की तरफ। किताब की भाषा कही जाएगी ऑक्सिलरी वर्ब। इसको आसान भाषा में लोग लोग नहीं बल्कि एक नाम इनका और है जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अर्थात जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसी को हम हेल्पिंग वर्ब के भी नाम से जानते हैं। ये सिनोनिम्स है। बिल्कुल अनमोल। अब ध्यान रखें, किताब की भाषा में ये कहा जाता है कि ये क्या करेगा? हेल्प करेगा। क्या करेगा? हेल्प करेगा, अर्थात ऑक्सिलरी ही हेल्पिंग वर्ब है। तो ये बात क्लियर होगी कि हेल्प का मतलब क्या हुआ। फटाफट बताइए, हेल्प का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल, सहायता करना।
हेल्प का मतलब क्या हुआ? सहायता करना। ये सहायता करने का कार्य करेगा, हेल्प करेगा, ये तो क्लियर हो गई। लेकिन हेल्प किसका करेगा, क्वेश्चन ये है। तो ध्यान रखेंगे, ये हेल्प किसका करेगा? मेन वर्ब का। किसका हेल्प करेगा? मेन वर्ब का। अर्थात आप ऐसे भाषा में, आसान भाषा में समझिए कि ये तभी संभव है इनकी उपस्थिति जब यह रहेगा। अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब तभी आ सकता है जब मेन वर्ब है। बिना मेन वर्ब के इनकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब तक मेन वर्ब नहीं होगा, इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो डिफिनीशन में आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, ऐसी क्रिया जो मेन वर्ब का हेल्प करे, मेन वर्ब के साथ में आए, मेन वर्ब के सबऑर्डिनेट काम करे, मेन वर्ब के साथ साथ रह के काम करे, तो वह ऑक्सिलरी वर्ब होगी। तो ध्यान रखेंगे, मेन वर्ब के साथ में इनका आना निश्चित है। जहां यह रहेगा वहीं यह रहेंगे। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे कि मेन वर्ब के साथ में ही इनकी संभावना है। अब आइए जान लेते हैं कि ऑक्सिलरी क्या है। भैया ऑक्सिलरी तो जान गए। ऑक्सिलरी भी आपको दो तरीके की मिलती है। ऑक्सिलरी कितनी तरीके की होती है? दो। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, और एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी। की भाषा भी आप लोग सीखते जाएंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी और मेन ऑक्सिलरी, सॉरी मॉडल ऑक्सिलरी। क्लियर हो गया? मॉडल ऑक्सिलरी और प्राइमरी ऑक्सिलरी आपको समझ में आया? कहां से आया? ये दोनों लोग ऑक्सिलरी के पार्ट है। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होता है वो क्या होता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी अर्थात ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट में और पास्ट में यूज होती है। कहां कहां आएंगी भैया ये? प्रेजेंट और पास्ट में। जब प्रेजेंट का सेंटेंस हो या पास्ट का सेंटेंस हो, तो ध्यान रखेंगे हम किसका यूज करेंगे? प्राइमरी ऑक्सिलरी का। और फ्यूचर टेंस और अन्य सेंटेंस, फ्यूचर प्लस अदर, कुछ अदर भी सेंटेंसेस होते हैं, उनको हम, उनके साथ में हम मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी हमारी तीन होती है। एक होता है बी, एक होता है हैव, और एक होता है डू। सॉरी, जी जी, बी हैव और डू, ये तीन ऐसे बंदे हैं जो ऑक्सिलरी के रूप में होते हैं, और ये प्रेजेंट और पास्ट टेंस को डिनोट करते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई? बिल्कुल। तो ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट और पास्ट में जो हमारी भी ऑक्सिलरी आती है, जो जो हेल्पिंग वर्ब आपने पढ़ा है, वो सब की सब प्राइमरी ऑक्सिलरी। और इनको पढ़ा कौन 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 से ऑक्सिलरी है? बी की, हैव की और डू की। तो बी का जो होता है फॉर्म, वो होता है इज, एम, आर, वाज, वर। हैव में क्या आएगा? हैव, हैव और हैड। डू में क्या आएगा? डू, डज और डिड। अर्थात ये पांच, ये तीन और ये तीन, टोटल
नंबर ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी इज 11। यहां तक क्लियर हुआ? एकदम इसी तरह से आप भी रेखा चित्र बना के रखेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग का मतलब ही सीधे होता है सहायता करना। तो सहायता करने का तात्पर्य क्या है कि ये जो हेल्प ऑक्सिलरी होती है वो मेन वर्ब की सहायता करती है, अर्थात जब मेन वर्ब आएगा तभी इनकी उपस्थिति होगी। अब यहां से बात क्लियर किया कि ये दो पार्ट में है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन सी होती है? जो प्रेजेंट और पास्ट में आती है। तो प्रेजेंट में कौन कौन से आते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर आता है, हैज, हैव, हैड आता है, डू, डज, डिड आता है। यहां तक क्लियर है? चलिए, शानदार। अब यहां से आपको ये जानना है कि ये जो है ये किसके साथ में आएंगे? मेन वर्ब के साथ में ही आएंगे। तो एक बात कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ये ट्रिपल डी आपको दिखाई पड़ रहा है, डू, डज और डिड, ये हमेशा वी के वन होते हैं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन एक बात क्लियर है कि डू, डज और डिड अगर ऑक्सिलरी है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन डू, डज, डिड का फार्मूला ही है वी का वन। क्लियर? उसके बाद इसके साथ में आ जाइए, हैज, हैव, हैड, ये ट्रिपल एच में है। ट्रिपल एच का मतलब हैज, हैव और हैड, ये ट्रिपल एच कहे जाते हैं, ये ट्रिपल डी कहे जाते हैं, ये ट्रिपल एच कहे जाते हैं। तो ट्रिपल एच का भी फार्मूला होता है कि ये हमेशा वी के थ्री के साथ में आते हैं, अर्थात मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इन्हीं की सहायता करना है मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब कौन से आएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, किसके साथ में? हैज, हैव, हैड। एक बात यहां आप क्लियर करिएगा कि ट्रिपल एच में एक बात आप पूरी तरह कान खोलकर सुन लीजिएगा, अगर वर्ब आया, अगर वर्ब मेन वर्ब अगर आया तो वो वी के थ्री में ही आएगा। नहीं तो कुछ ऐसे भी सेंटेंस हैज, हैव, हैड के होते हैं जहां वर्ब नहीं होता। जैसे वहां की एक एग्जांपल छोटा सा मैं दे दूं, आई हैव अ पेन। यहां हैव आया है लेकिन वर्ब नहीं है, ये क्या है? एक नाउन है। तो जब भी वर्ब आएगा वो थर्ड फॉर्म में ही आएगा। और दूसरी कंडीशन हैज, हैव की होती है, ये पोजेशन बताते हैं, अधिकार बताते हैं। अधिकार किस पे बताया जाएगा? किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर, किसी स्थान पे, अर्थात नाउन पर। तो पोजेशन करते हैं, पोजेशन का मतलब अधिकार, ये पोजेशन बताते हैं। तो जब नाउन आएगा तो पोजेशन के रूप में आएगा, नहीं वर्ब आया तो ये थर्ड फॉर्म लेकर ही आएगा। अब ये ध्यान रखेंगे, इज, एम, आर जब मेन वर्ब के साथ में आएगा तो वो हमेशा वी के फोर के साथ में आएगा। तो आप क्लियर करिए, 1, 3, 4, अर्थात डू, डज, डिड, 1 अर्थात मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैज, हैव, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इज, एम, आर, वाज, वर अगर आया है तो वी के फोर के साथ। पूरी प्राइमरी ऑक्सिलरी खत्म। किसी को कोई डाउट हो तो एक बार फिर से क्लियर करिए। मैं अब एक दो एग्जांपल से इसको और क्लियर करना चाहता हूं। यहां तक में किसी के पास डाउट हो तो क्लियर जल्दी से पूछें। ओके, अब एग्जांपल देखते हैं। राम इज गोइंग टू मार्केट। फटाफट हमको बताइए कि प्राइमरी ऑक्सिलरी इसमें क्या है?
इसमें जल्दी से बताइए। इज, क्लियर। और यहां मेन वर्ब क्या है, तुरंत बताएं। मेन वर्ब क्या है, गोइंग। गुड। तो यहां ये बात पहले से यहां से अब क्लियर करिए। ऑक्सिलरी वर्ब हमने स्टार्ट किया था, ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग का मतलब क्या हुआ, सहायता करना। किसकी सहायता करता है, मेन वर्ब का। अर्थात ये ऑक्सिलरी तभी आएंगे जब मेन वर्ब आएगा। भाई सहायता करना है तो किसकी सहायता करेगा, वो मेन वर्ब की करेगा। तो मेन वर्ब रहेगा तभी सहायता होगा। तो मेन वर्ब जब रहेगा तभी ऑक्सिलरी आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। तो एक बात क्लियर हो गई कि मेन वर्ब के साथ में आएगा। कितने प्रकार की होती है, प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी ऑक्सिलरी किसे कहते हैं, प्रेजेंट और या पास्ट टेंस में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी है, प्राइमरी। अब यहां प्राइमरी ऑक्सिलरी कितने पार्ट हैं, तीन। एक आपका बी हो गया, एक आपका हैव हो गया, एक आपका डू हो गया। बी में कितने हुए, इज, एम, आर, वाज, वर। हैव में कितने हुए, हैज, हैव, हैड। डू में कितने हुए, डू, डज, डिड। वर्ब की फॉर्म में यहाँ मेन वर्ब आना आवश्यक है, तो मेन वर्ब किस फॉर्म में आएगी, डू, डज, डिड के साथ में वी के वन, हैज, हैव, हैड के साथ में वी का थ्री, और इज, एम, आर के साथ में वी का फोर। यहाँ इज आया है, वी के फोर को हम देख रहे हैं। क्लियर। अगला एग्जांपल देखते हैं। दे हैव गॉन टू मार्केट। अब इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी हैव, क्लियर। और हैव के साथ में मेन वर्ब किस फॉर्म में है, गॉन, क्लियर। तो यहाँ प्राइमरी ऑक्सिलरी हैव, तो हैव के साथ में भैया हमने क्लियर पहले बताया कि वी का थ्री आएगा, गो का थर्ड फॉर्म गॉन यहां उपस्थित है। अब आपको ऑक्सिलरी मेन वर्ब दोनों क्लियर हो गए। ऑक्सिलरी और मेन वर्ब क्लियर हुआ। चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट माइंड में मेरे स्लिप कर गया, उसको फिर से रिवाइंड करके आप क्लियर कर लीजिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जैसे अभी हमने वाक्य बोला था, राम इज डॉक्टर। अर्थात इस समय इज हमारी क्या है, इज हमारी इस समय क्या है, इज इस समय कौन सी वर्ब कहलाएगी, चलिए कुछ लोग प्राइमरी कह रहे हैं, कुछ लोग ऑक्सिलरी कह रहे हैं, इसीलिए मैंने ये वाक्य लिखा। अब आप कमेंट रोके, फिर से इसको क्लियर करिए। इज, एम, आर के बाद जब वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा, तभी यह ऑक्सिलरी होगा। यहां क्या डॉक्टर मेन वर्ब है, डॉक्टर मेन वर्ब है, नहीं है, ये तो नाउन है। और हमने अभी जस्ट पीछे बताया कि जब वर्ब के बाद नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा तो वह लिंकिंग कहा जाएगा, वो क्या कहा जाएगा, लिंकिंग कहा जाएगा। लेकिन यहां इज, ये आपका ऑक्सिलरी कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि यहां मेन वर्ब है, यहां मेन वर्ब है इसलिए ऑक्सिलरी है, और यहां यह लिंकिंग है। एक कॉन्सेप्ट और ध्यान में रखेंगे कि जब एक सेंटेंस में एक ही वर्ब होता है तो वो हमेशा मेन वर्ब ही कहा जाता है। जब एक सेंटेंस में एक ही वर्ब होता है तो वह वर्ब हमेशा मेन वर्ब कहा जाता है। बिल्कुल अनमोल, थैंक यू। ये आपके बात क्लियर हो गई ऑक्सिलरी प्राइमरी तक। प्राइमरी ऑक्सिलरी तक बात क्लियर, सब बस। अब हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी पे ध्यान थोड़ा सा दे लेंगे।
लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बड़ा है, वो एकदम अलग पार्ट है, लेकिन चूंकि यहाँ आया है तो हम थोड़ी सी उस पर चर्चा करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर कभी मॉडल ऑक्सिलरी पर पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। अब मॉडल ऑक्सिलरी ध्यान रखेंगे, मैंने क्या बताया था, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में क्या आता है भैया, एक तो आता है शैल और दूसरा आता है विल, यहां से आपकी बात शुरू। फिर इसी का पास्ट भी होता है शुड और वुड। फिर आपका आता है मे, माइट। फिर आता है कैन, कुड। फिर आता है आपका मस्ट। उसके बाद आता है ऑट। उसके बाद आता है आपका नीड। उसके बाद आता है आपका डेयर। उसके बाद आपका आता है यूज्ड टू। टोटल 13 ये आपके मॉडल ऑक्सिलरी है। शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, आर्ट, नीड, डेयर और यूज्ड टू। क्लियर। अब यहां एक बात और क्लियर कर लीजिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी हो या मॉडल ऑक्सिलरी हो, ऑक्सिलरी तभी आएगी जब क्या आएगा, ऑक्सिलरी तभी आएगी जब क्या आएगा, फटाफट आंसर करें, मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब तभी आएगा जब मेन वर्ब आएगा। तो यहां भी मेन वर्ब आएगा आपका मॉडल ऑक्सिलरी के साथ में भी। तो यहां आपको एक बात दिमाग में रखनी पड़ेगी कि ये 13 के 13 मॉडल ऑक्सिलरी जो हैं, ये अपने साथ में वी के 1 को लेके चलती है, अर्थात मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगा सारे के सारे मॉडल के साथ। क्लियर। सारे मॉडल ऑक्सिलरी के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म। अब यहां से ऑक्सिलरी का पार्ट आपका खत्म होता है। खत्म मतलब मॉडल ऑक्सिलरी भी बहुत बड़ा है, छोटा है नहीं, उस पर अलग चर्चा की बात चाहिए, केवल ये इंट्रो हुआ है मॉडल ऑक्सिलरी का बस। लेकिन इनके क्या क्या सिचुएशन होते हैं, किस तरीके के सेंटेंस में इनका यूज होता है, एक एक 13 है तो 13 पढ़ना पड़ेगा पूरा, लेकिन यहां इंट्रो हो गया तो ऑक्सिलरी वर्ब आपकी क्लियर हो गई। यहां तक में फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, ऑक्सिलरी, यहां तक में आपको कोई दिक्कत हुई, फटाफट क्वेश्चन करें। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट इन योर माइंड यू कैन आस्क क्वेश्चन। ओके, तो कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? इफ यू हैव नो डाउट इन योर माइंड कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? ओके अनमोल, थैंक यू। कर्नल, एनी डाउट? चलिए, अब हमारा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन स्टार्ट नहीं है, बल्कि क्वेश्चन तो आपसे है ही, लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट है। हमारे तो क्वेश्चन ही पूरे कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कल हमने आपसे चर्चा किया था 4 वर्ब की, और वो वर्ब कौन कौन से थे, फाइनाइट, इनफाइनाइट, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। हमने आपसे सीधे सीधे गांव की भाषा में मैंने आपको बताया, फॉर्म चेंज हो अगर वर्ब की तो कौन सी वर्ब कहलाएगी। जब वर्ब की फॉर्म चेंज होती है, जिस जिस भी वर्ब की फॉर्म चेंज होगी वो कौन सी वर्ब होगी भैया? बिल्कुल अनमोल, थैंक यू। और अगर नहीं चेंज होगी तो फॉर्म यदि न चेंज हो तब कैसी कहलाएगी? बिल्कुल जितनी, इनफाइनाइट कहे जाएगी। यहां मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल सिया,
छोटा क्वेश्चन है लेकिन गंभीर है, आराम से इसको समझिएगा। आप यहां ये क्वेश्चन कर सकती हैं, ये फाइनाइट, ये ट्रांजिटिव। हमने आपको बताया कि फाइनाइट में फॉर्म को चेंज किया जा सकता है, अर्थात फॉर्म चेंज होता ही है। फॉर्म अगर चेंज है तो फाइनाइट है। आप यहां क्वेश्चन ये कर सकते हैं, या आप नहीं करेंगे मैं करूंगा, कि क्या ट्रांजिटिव का फॉर्म नहीं चेंज होता क्या? फाइनाइट का फॉर्म चेंज होता है, तो क्या ट्रांजिटिव का फॉर्म नहीं चेंज होता क्या, या इनट्रांजिटिव का फॉर्म नहीं चेंज होता क्या? क्वेश्चन बहुत ढूंढ के लाया हूं मैं आपके लिए, और ये क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट है। फटाफट आंसर करें। फाइनाइट का फॉर्म चेंज होगा, ये बात क्लियर। इनफाइनाइट का नहीं चेंज होगा, ये भी बात क्लियर। क्या ट्रांजिटिव का फॉर्म चेंज होता है कि नहीं होता है? इनफाइनाइट का, सॉरी, ये इनट्रांजिटिव का फॉर्म चेंज होता है कि नहीं चेंज होता? आई एम वेटिंग स्टूडेंट। होता है, बिल्कुल होता है। चलिए, ध्रुव का भी आया, होता है। ध्यान में रखेंगे, फाइनाइट का फॉर्म चेंज होता है, यहाँ फॉर्म आपको चेंजिंग का मिलेगा, यहाँ भी चेंजिंग का मिलेगा, यहाँ भी चेंजिंग का मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। इनफाइनाइट में फॉर्म चेंज नहीं होता। लेकिन अगर फॉर्म ये सबके चेंज हो रहे हैं, तो ये फाइनाइट, ये ट्रांजिटिव, ये इनट्रांजिटिव क्यों है? तो आपको यह बात क्लियर कर देनी है। कल ये क्वेश्चन आपके माइंड में मेरे था कि मैं इसको वही समय क्लियर कर दूं, लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया था। तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का भी फॉर्म चेंज होता है, लेकिन ध्यान रखेंगे, हमको केवल यह एक कॉन्सेप्ट के लिए इनका नाम चेंज हुआ है। केवल ऑब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए इनके नाम में परिवर्तन किया गया है। अगर ऑब्जेक्ट क्लियर करने की बात न होती तो यह केवल फाइनाइट ही होता। केवल ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इनका नाम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पड़ा है, केवल ऑब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए। अगर ऑब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट को न जाना जाता या न होता, तब ये कोई परिकल्पना ही इनकी न होती, केवल फाइनाइट ही कार्य कर लेता। अब आपको क्लियर हुआ, चेंज इनका भी होगा, इनका भी होगा, इनका भी होगा। फॉर्म की चेंजिंग की बात नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का ध्यान में रखेंगे। फॉर्म चेंज तो होता है, लेकिन इनका नाम ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव इसलिए है क्योंकि केवल और केवल ऑब्जेक्ट को हमको कंप्लीट करना है। ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमें ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का नाम जानना पड़ा। ये बात अब क्लियर हुई? ओके। अब हमारा कौन कौन सा वर्ब बचा? अब एक वर्ब और आपको आज दे रहे हैं, रेगुलर वर्ब। व्हाट इज रेगुलर वर्ब? तो रेगुलर वर्ब ये किताब की भाषा है, केवल आपको परेशान करने के लिए। बड़े इजी तरीके से केवल आप दिमाग में इसको रखें। जिस वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम हो, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम हो, वह कैसी वर्ब कहलाएगी? रेगुलर वर्ब कहलाएगी। अब एक आप क्वेश्चन लिख, एग्जाम्पल समझिए। अगर मैंने लिखा वास, मैंने लिखा वास, फर्स्ट फॉर्म वास, सेकेंड फॉर्म क्या होती है इसकी?
वास्ड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? वास्ट। प्ले लिखा, सेकंड क्या होती है? प्लेड। थर्ड क्या होती है? प्लेड। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब होते हैं जिनका सेकंड और थर्ड सेम होता है। जैसे हमने लिखा जंप, तो जंप्ड, थर्ड भी जंप्ड। तो जब सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है तो वो कैसी वर्ब कहलाती हैं? ये कैसे वर्ब कहलाएंगे? रेगुलर वर्ब। अब एक एक वर्ब ऐसा आप हमको कमेंट के माध्यम से बताएं जो रेगुलर हो, फटाफट। अनमोल का उत्तर सबसे पहले है टीच, सेकंड आपका टॉट होता है और थर्ड भी आपका टॉट होता है। सब बस। बिल्कुल ध्रुव, रेड रेड रेड। और बताए? हेल्प, तो थर्ड आपका सॉरी हेल्प्ड। गर्म पानी आप लोग भी पीजिए, इसलिए कि मौसम में थोड़ा सा लैपिंग है। तो ये सेकंड और थर्ड अगर वर्ब आपके सेम हैं तो ये कैसे वर्ब कहलाएंगे? रेगुलर वर्ब कहलाएंगे। नहीं कर्नल, सेंड नहीं होगा, तो क्योंकि फर्स्ट फॉर्म उसका सेंड होता है। और हाँ हाँ, फर्स्ट आपका सेंड होता है, सेकंड सेंट होगा, थर्ड भी सेंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट सेंड, सेकंड और थर्ड सेंट सेंड। तो जिन भी वर्ब का आपका सेकंड और थर्ड सेम होता है वो सारे के सारे वर्ब हमारे कैसे कहलाते हैं? रेगुलर। और जिस वर्ब का सेम नहीं होता है, हाँ हाँ जी, बहुत सही, बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं तो जिनका सेकंड और थर्ड सेम न हो वो कैसे कहलाते हैं? वो इनरेगुलर वर्ब कहलाते हैं। वो कैसे वर्ब कहलाएंगे? इनरेगुलर वर्ब। कब? जब सेकंड और थर्ड सेम नहीं होती। आपका गो, वेंट, गॉन। आपका बीट, बीट, बीटेन। आपका राइट, सेकंड रोट, थर्ड रिटेन। अब यहाँ पे आपके सेकंड और थर्ड सेम नहीं है, तो सेकंड और थर्ड जब सेम नहीं होते हैं तो वो कैसे वर्ब कहलाएंगे? वो हमारे इनरेगुलर वर्ब कहलाएंगे। ये अब बात आप क्लियर कर चुके होंगे। क्लियर? जी बेटा, बहुत सही, बहुत सही, शानदार, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सभी का जो पार्टिसिपेशन है बड़ा ही शानदार है और यही डेडिकेशन तो मुझे इनकरेज करता है कि मैं आप लोगों को लगातार कुछ न कुछ देता रहूं। तो यहां तक हमने आज क्लियर किया रेगुलर और इनरेगुलर वर्ब को भी हमने क्लियर कर दिया। हेल्पिंग वर्ब भी क्लियर हो गया। तो हमने कम से कम कितने वर्ब को पहचान लिया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 वर्ब। ये 9 वर्ब हमने आज क्लियर कर दिए। ये किस किस नाम से जाने जाते हैं? बिल्कुल अनमोल, अभी वर्ब का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है बेटा, इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। एक ही क्लास में सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, तो आप धैर्य रखें। आज की क्लास कैसी आपको लगी?
ये जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। और यदि आपके मन में डाउट हो तो निश्चित पूछें। थैंक यू। आप सभी लोग मेरे साथ में जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम पर डे कुछ सीख रहे हैं, यह बात तो क्लियर हो गई, और स्टेप बाय स्टेप चीजें क्लियर हो रही हैं, यह और अच्छी बात है। मैं जल्द इस वर्ब की एक प्रैक्टिस भी लाऊंगा। प्रैक्टिस के अलावा अभी तो केवल थ्योरी चल रहा है, केवल नाम और उनकी पोजीशन पता चल रही है, उनके यूजेस के बारे में तो हमको जानकारी अभी है नहीं। इनके यूजेस कैसे होते हैं उसको भी सीखेंगे प्रैक्टिस के माध्यम से। बड़ा जल्द वो भी कार्यक्रम स्टार्ट होगा आपका। थोड़ा सा थ्योरी बढ़ गई, बस उसके बाद प्रैक्टिस। तो आप सभी लोग मेरे चैनल को इंग्लिश बाय अतुल सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैंने केवल आपसे एक ही चीज कहा है कि मेरे कंटेंट को आप पर डे अपना एक व्हाट्सएप स्टेटस जरूर दें, और हमें आप फॉलो कर सकते हैं टीचमेंट पे। हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय अतुल सर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको मैंने एक चीज और कहा था कि आप अपने ग्रुप में से जितने भी सारे बच्चे हों उनको 2 क्लास के लिए आप जरूर प्रेस करिए। मेरा यह वादा है कि 2 क्लास अगर देखेंगे तो उसके बाद वो कंटिन्यू हो जाएंगे आपके साथ में। जितना कंपटीशन ज्यादा होगा, पढ़ने का मजा उतना ही ज्यादा आएगा। तो आप सभी लोग एकदम मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू। गुड नाइट।